बिग ब्रेकिंग में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आपको बताते चले कि गुजरात के कक्ष से शूटरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शूटरों के पिता को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। शूटरों को लेकर अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच रही है। तो बता दें कि फायरिंग मामले बड़ा अपडेट निकल कर ये आया है कि जो दो शूटर आपको नजर आ रहे हैं, शूटर सागर और शूटर विक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटरों के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दो शूटर आपको बता दें, और इनको लेकर अब क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई पहुंच रही है और इनकी गिरफ्तारी गुजरात के कक्ष से बताई जा रही है। हालांकि दोनों बताए जा रहे हैं कि बिहार के रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि गुजरात के कक्ष में क्या कर रहे थे, बिहार के रहने वाले हैं, क्या कुछ इनका पीछे का इतिहास रहा है, हिस्ट्री इनकी क्या रही है। और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई से भी टीम पूछताछ कर सकती है। बता दें कि सलमान खान के घर में यही शूटर विक्की और शूटर जो सागर है, ये बाइक पे बैठ के सुबह 4:55 पर धड़ाधड़ गोलियां 6 से 7 गोलियां दागी गई थी सलमान खान के गैलेक्सी के अंदर जिस समय वो मौजूद थे। और उसके बाद से मामला तूल पकड़ता गया। अब शूटरों की गिरफ्तारी हो गई है, इनके पिता की भी गिरफ्तारी हो गई है। मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम इनको मुंबई लेके पहुंच रही है। सलमान के घर फायरिंग करने वालों पर शिकंजा। क्राइम ब्रांच के फंदे में गैलेक्सी कांड के गुनहगार। गुजरात के कच्छ से हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखते हैं दोनों आरोपी। क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आए दोनों आरोपी गैलेक्सी कांड की सबसे अहम कड़ी है। गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी में रिकॉर्ड की गई फुटेज से पहचान कर गिरफ्तार किया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर फायरिंग की और उसके बाद छिपने के लिए गुजरात फरार हो गए। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों की लोकेशन को ट्रेस कर लिया और उसके बाद गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से विक्की और सागर नाम के इन आरोपियों को धर दबोचा गया। खबर तो ये भी है कि पहचान छिपाने के लिए दोनों आरोपियों ने शेविंग और हेयर कट भी करवाया था। लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम ने दोनों आरोपियों की न सिर्फ पहचान की बल्कि रडार से गायब होने से पहले दोनों को शिकंजे में कस लिया। बताया जा रहा है कि दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर हमला करने वाले दोनों शूटर पिछले 15 दिन से मुंबई में रह रहे थे। यानी दोनों शूटर 15 दिन से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और उसमें आने जाने वाले हर एक शख्स की रेकी कर रहे थे। आरोप है कि दोनों शूटर ने रविवार सुबह करीब 5 बजे मुंबई के बांद्रा में मौजूद सलमान खान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर बाइक से आए थे और बिना रुके उन दोनों ने सलमान खान के घर पर 4 गोलियां दागी थी। इस वारदात के बाद पूरे मुंबई शहर में कोहराम मच गया था। दावे के मुताबिक दोनों आरोपियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक है, इसलिए अब क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ करके हर एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। और सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर रायगढ़ के पनवेल इलाके में भी एक सोसाइटी में रुके थे। दोनों शूटर इस सोसाइटी में करीब 1 महीने से रह रहे थे। दोनों आरोपियों ने रायगढ़ से ही सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल भी खरीदी थी। तो महाराष्ट्र के पनवेल में एक सोसाइटी में 1 महीने से रुके हुए थे। इसका मतलब है कि इसके पहले से प्लानिंग की जा रही थी। और हालांकि सलमान खान के ऊपर कई बार ऐसे उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन ये बड़ा खुलासा किया है कि फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा ये है कि महाराष्ट्र के पनवेल में एक सोसाइटी में 1 महीने से रह रहे थे ये शख्स। 3 लड़के थे, 2 दिन के रहते थे। दिन 7 बजे को देखा, बाद में नहीं देखा। क्या करते थे यहाँ पे? क्या मालूम क्या काम करते थे वो नहीं मालूम। वो नहीं बोलते, हम नहीं उसको बोलते थे, नहीं हमको बोलते। हाँ, यहाँ पे कुछ बातचीत होती? नहीं, कुछ नहीं। तो पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, आई थी।
कल आई। क्या पूछे पुलिस वाले? ये पूछे थे, वही बताया। और सलमान के घर हुई फायरिंग मामले में जल्द मुंबई क्राइम ब्रांच टीम लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम लॉरेंस से पूछताछ के लिए गुजरात जाएगी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। और अब बात ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव चल रहा है उसकी कर लेते हैं। ईरान और इजराइल का तनाव महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। घंटों की मैराथन बैठक के बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमला करने के लिए आईडीएफ चीफ से टारगेट के विकल्प मांगे हैं, यानी किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकता है इजराइल। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान को बख्शेगा नहीं। अमेरिका ने भले ही इजराइल को हिदायत दे रखी है कि वो किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन तेल अवीव में सियासी गलियारों से लेकर इजरायली फौज तक में इसी बात पर चर्चा चल रही है कि ईरान को किस तरह से करारा जवाब दिया जाए। नेतन्याहू का वॉर प्लान रेडी है। स्ट्राइक के लिए तैयार है इजराइल की सेना। ईरान पर बरसेगी बदले की आग। होगा हमला तो विश्व युद्ध तय है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। ईरान पर हमला होगा और जरूर होगा। इजराइल ऐसे ही इसे खत्म नहीं करने वाला। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दिया है और इजराइल की वॉर कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि उसे सबक सिखाने के लिए इजराइल भी सीधा हमला कर देगा और बहुत ही जोरदार हमला करने वाला है। ईरान के खिलाफ शुरू होगा ऑपरेशन। ईरान पर होंगे सिलसिलेवार हमले, मिलिट्री, कूटनीति और साइबर हमले होंगे। इजराइल शुरू करेगा ऑपरेशन आयरन शील्ड। तेहरान में अहम ठिकाने पर हो सकता है हमला। नेतन्याहू ने आईडीएफ से हमले के लिए टारगेट मांगे। अमेरिका को भरोसे में लेकर होगा ईरान पर हमला। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने आगे कुछ भी किया तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इजराइल को ये पता है कि उसे इस हमले का जवाब जरूर देना होगा और इसीलिए वॉर कैबिनेट में तय हुआ है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा और जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उससे भी बड़ा हमला इजराइल ईरान पर कर देगा। इसके लिए प्लानिंग बन चुकी है। इजराइल की सेना के चीफ को ऑपरेशन आयरन शील्ड को मुकम्मल करने के लिए सैन्य कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कह दिया गया है और जाहिर है कि जिस पल ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसी पल से आईडीएफ ने ये ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया होगा और अब इस पर एक्शन की बारी है। אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל, יענה בתגובה। इधर इजराइल लगातार इस चीज पर मंथन कर रहा है कि कैसे ईरान को करारा जवाब दिया जाए और उधर ईरान में इजराइल पर हमले की कार्रवाई का जश्न मनाया जा रहा है। सोमवार को तेहरान में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। रईसी और खामेनेई के इजराइल पर हमले के फैसले का समर्थन करते हुए लोग सड़कों पर निकले। हाथों में मिसाइल लिए हुए, ईरान के झंडे लिए हुए
ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तस्वीर लिए ईरान के लोग जैसे इस हमले का जश्न मना रहे हैं और इजराइल कह रहा है कि वो इस जश्न को मातम में तब्दील कर देगा। कहने को ईरान ने 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए उसके दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की और यहां तक कह रहा है कि उसका ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। लेकिन साथ में ईरान धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने इसके जवाब में ईरान की जमीन या विदेश में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया तो वो और भी ज्यादा भयानक हमला कर देगा। और अब इजराइल ने फैसला कर लिया है, ईरान को सबक सिखाने के लिए वो हमला जरूर करेगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को जवाब देते हुए कह दिया है कि ईरान से पैदा होने वाले खतरों के लिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के खिलाफ ईरानी हमले को विफल करने में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य के समर्थन की गहराई से सराहना करता हूं। प्रत्यक्ष रूप से और अपने आतंकियों हमास और दूसरे संगठनों के जरिए ईरान आक्रामकता का पूर्ण पैमाने पर अभियान चला रहा है, जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस ईरानी आक्रामकता का विरोध करने के लिए एकजुट रहना चाहिए, जिससे विश्व शांति को खतरा है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल पर हमला करने से 72 घंटे पहले ही व्हाइट हाउस को हमले के बारे में बता दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने अपने पड़ोसियों तक को इस हमले की जानकारी दे दी थी, लेकिन पेंटागन ने इसे झूठ करार दे दिया है। We were not given specifics by Iran, and to my knowledge, any specifics in terms of exact times, dates. We obviously have a robust intelligence network that provides indications and warning, but to answer your specific question, no, Iran did not tell us when and where they were going to attack. ईरान फिलहाल सिर्फ इजराइल से ही पंगा नहीं ले रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो इसमें ना पड़े, नहीं तो उसे भी अंजाम भुगतना होगा। और इसके साथ ही अमेरिका को लेकर झूठ भी बोला कि अमेरिका को हमले की जानकारी थी। ऐसे में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, तो अमेरिका भी उसके साथ आ सकता है और ऐसे में ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ईरान इजराइल के बाद अब आपको बड़ी खबर, दिया कुमारी से पुरुषोत्तम रूपाला की मुलाकात हुई है, ये बता रहे हैं। जहां पर 13 अप्रैल को दोनों के बीच एक अहम मुलाकात हुई थी। करीब 3 घंटे ये मुलाकात डिप्टी सीएम के साथ पुरुषोत्तम जी की चली थी। नाराज राजपूत समाज को मनाने की कोशिश की जा रही है। रूपाला के नामांकन में दिया कुमारी शामिल हो सकती हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। तो दिया कुमारी से मुलाकात हुई है। बता दें, रूपाला के नामांकन में भी शामिल हो सकती हैं। राजपूत समाज जो गुस्सा हो गया, उनको मनाने की कवायद में अब शामिल हो चुकी है बीजेपी, और इसीलिए एक बड़ी कोशिश की जा रही है। हालांकि 13 अप्रैल को अगर बता दें तो 3 घंटे तक डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दोनों के बीच एक अहम मुलाकात बताई जा रही है। सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दिया कुमारी से पुरुषोत्तम रूपाला की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रहा है कि उनके नामांकन में भी दिया कुमारी शामिल हो सकती है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गुजरात दौरा है। सीएम भजन लाल की पालनपुर में जनसभा भी हुई। बनासकांठा में से बीजेपी प्रत्याशी रेखाबेन चौधरी के समर्थन में सभा करने वाले हैं। हालांकि हुई नहीं है, जनसभा चल रही है अभी, जिस मंच पर मौजूद है गुजरात के पालनपुर से। ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बनासकांठा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली भी है। आपको बताते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी रेखाबेन चौधरी के समर्थन में आज वोट की अपील राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा गुजरात के चुनावी मंच से की जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री का न सिर्फ गुजरात बल्कि फिर वापस लौटेंगे, नागौर के कुचामन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गुजरात से लेकर राजस्थान के दौरे पर है। फिलहाल ये गुजरात के पालनपुर से ये बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखा रहा है। बनासकांठा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली है।
और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर आ रही है। जमीन धंसने का मामला आया है बीकानेर से, जहां पर 1 बीघा जमीन धंस गई है और 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया है जमीन धंसने की वजह से। सहजरासर गांव के ठाड़ी भोपाल राम रोड का बंद अब कर दिया गया है। रोड का 20% भाग टूटा बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, कम से कम कितना 50 फीट गहरा धंसा है ये। और ग्रामीणों का ये कहना है कि कई साल पहले इस जगह आकाशीय बिजली गिरी थी। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीण हैरान है। बीकानेर से भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया है मौके पर। घटना के कारणों का पता लगाएगी टीम। तो आकाशीय बिजली जिस तरह ग्रामीणों का कहना है, क्या उसी का इम्पैक्ट है कि अचानक से ये जमीन धंस गई है? क्योंकि जो 1 बीघा जमीन, यानी कि अगर आप स्क्वायर फुट में जाएंगे, वर्ग फुट में अगर मेजर करेंगे तो 1 बीघे जमीन 27,000 स्क्वायर फुट के बराबर होती है। इतनी बड़ी जमीन अचानक से धंस गई। ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी थी। हालांकि बीकानेर से भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम को बुलाया गया है, मौका मुआयना किया जाएगा, कारणों को पता लगाया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर ये हुआ है, क्योंकि ये सहजरासर गांव से ठाड़ी भोपाल राम रोड के आसपास ये हुआ है, उस गांव में उसको बंद कर दिया गया है। रोड का 20% भाग भी टूट गया है, क्योंकि रोड के आसपास ही ये भी जो 1 बीघा जमीन है जो नीचे धंस गई है, उसके वजह से सड़क पर भी उसका असर देखने को मिला है। खबर पर संवाददाता विक्रम जुड़े हुए। विक्रम, अपडेट निकलकर सामने आया है जमीन धंसने के मामले में। अब तो भूगर्भ टीम को भी बुला लिया गया है और रोड को भी बंद कर दिया गया। विक्रम जी देखिए, ये जो घटना हुई है उसके बाद से जो है ग्रामीण हैरान है और जो प्रशासन है, जो मौके पर एसडीएम राजेंद्र कुमार है, उन्होंने अब जो है ये जानकारी दी है कि भूगर्भ की टीम को बीकानेर से बुलाया गया है और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लगाई जा रही है। अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों की तरफ से एक ये बात कही गई है कि अब आज से कुछ साल पहले इसी जगह पर जो है आकाशीय बिजली गिरने के कारण से ये जमीन कुछ नीचे गड्ढे की तरह बन गई थी और उसी के बाद से जो है माना जा रहा है कि ये घटना हुई है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो वीरानी क्षेत्र है, ना तो यहाँ पर खेती होती है और ना ही यहाँ पे कोई माइनिंग का काम होता है। अचानक इस तरीके की घटना हो जाने से और सड़क मार्ग को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि सड़क मार्ग किसी जमीन के पास से गुजर रही है और करीब 20% हिस्सा जो सड़क का है वो पूरी तरीके से टूट गया है। इसलिए एहतियात के तौर पर जो है प्रशासन ने रोड को बंद करवा दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो सके और पुलिस की टीम और एसडीएम खुद मौके पर मौजूद है। और ठीक है विक्रम, हमारे साथ इस खबर पर राजेंद्र कुमार एडीएम जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, एक बड़ा मसला सामने निकल कर आया बीकानेर से। अचानक से जमीन धंसने से तमाम लोग हैरान हैं और तमाम सवाल, तमाम रिसर्च का विषय अब ये बन गया है। जी, हमने जियोलॉजिस्ट हैं जी शेखावत जी, उनको मौके पे बुलाया है, वो जांच करेंगे। तो जैसी कोई बात सामने आएगी हम बिल्कुल आपको अपडेट करेंगे। अभी तक तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पहले भी जमीन थोड़ी थोड़ी नीचे जाती रही है और अभी कल रात को ये इवेंट हुआ तो उसमें जमीन है वो 50 फीट लगभग नीचे गई है, 1 बीघा के आसपास जमीन। तो हमने जियोलॉजिस्ट को बुलाया है वहां पर, तो जैसे ही वो कोई रिपोर्ट देंगे, अपडेट करेंगे तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। क्या राजेंद्र जी ये बैरंग जमीन थी? ये रोड के किनारे की जमीन है, यहाँ पर कोई खेती तो हो नहीं रही थी। यहाँ पर ये डेजर्ट का इलाका था, यहाँ आसपास टीले हैं और खेती तो यहाँ नहीं हो रही थी, लेकिन इसको बैरन नहीं मान सकते, बारानी जमीन है। जी, लगभग कितनी पहले की ये घटना होगी? ये जो जमीन के नीचे जाने की घटना है ये तो कल रात की घटना है। रात को ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है एसीबी की तरफ से। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पद के दुरुपयोग को लेकर एसीबी की 3 जेलों में छापेमारी की गई है। के मीना सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर, जालौर और सिरोही में एसीबी का सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हो रही है। तो एसीबी की बड़ी छापेमारी। खबर पर विष्णु हमारे संवाददाता जुड़े हुए। विष्णु, एसीबी की बड़ी कार्य हम देख रहे हैं, छापेमारी चल रही है। कोऑपरेटिव बैंक पर छापेमारी है विष्णु। ये देखिए, बिल्कुल राजस्थान एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है आज राजस्थान 3 जगहों पर, प्रदेश के 3 जिलों में, और उनमें जयपुर, इसके अलावा जालौर और सिरोही जगहों पर एसीबी की करीब आधा दर्जन टीमें इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन
अब तक की जानकारी के मुताबिक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैनेजर है के मीणा, उनके अलावा और अन्य लोगों के ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई एसीबी की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि पद का दुरुपयोग की शिकायत एसीबी के मुख्यालय को मिलती, जिसके बाद एसीबी की विजिलेंस की टीम ने इनके ऊपर निगाह रखी और आखिरकार आज अल सुबह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो कार्रवाई का अब तक का जो ब्यौरा है वो साफ नहीं हो पाया, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक यही है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर के मीणा और अन्य लोगों के ठिकानों पर ये पद के दुरुपयोग से जुड़ी हुई आज एसीबी की सर्च की कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। माफ करिएगा, कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे थे, जहां पर पद दुरुपयोग को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही ये बता दें कि बड़ी छापेमारी एसीबी के द्वारा की जा रही है। यहां पर रुकते छोटे से ब्रेक ले, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। सिंधिया आज मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इससे पहले उन्होंने गुना के हनुमान मंदिर टेकरी में हवन और पूजन भी किया। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं। इसके बाद वो रोड शो की शुरुआत भी करेंगे। इनके साथ ही मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जो संकल्प जनसेवा का हम सब ले रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए, आज भारत अग्रसर हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। विश्व पटल पर उजागर होने के लिए उत्सुक है और आज हर एक देश का वासी 140 करोड़ जनता को अगर विश्वास है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी का परिवार के रूप में हम सब उसी मिशन पर संकल्पित हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।